सुप्रभात। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय माता सबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा जो संचालित पाठ्यक्रम है MA सेकंड सेम पेपर 3 ग्रामीण विकास और परिवर्तन यूनिट 4 ग्रामीण सामाजिक समस्या, इसके अंतर्गत आज हम ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी जो है ये एक ज्वलंत समस्या है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे गांव के जो अधिकांश जो किसान हैं वो आज इस संकट की बेला में, जहां पे ये जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है, तो आज ये उद्योग धंधे जो हैं वो ठप है, मगर जो कृषक जो है वो जो अनाज उगाता है, वो जो फल उगाता है, वो जो दूध और सब्जी आदि जो लाता है, उसी से हमारे आज समाज की व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित हो रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि वाकई में जो ये बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का आशय क्या है। इसमें डॉक्टर बेवरिज जो विद्वान है उनका यह मत है कि व्यक्ति की इच्छा रहते हुए भी कार्य न मिलना बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या जो है वो आधुनिक युग में बहुत विकराल रूप धारण कर ली है। 1919 से लेकर के 1937 तक संसार में इसका विकराल रूप तो रहा ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका रूप और भी अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में भारत में जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत भयानक रूप ले ली है। ये जो बेरोजगारी है वह केवल व्यक्तिगत विघटन को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक विघटन को भी बढ़ाती है। यह नैतिक पतन और अपराध की ओर ले जाती है। यही कारण है कि प्रोफेसर SN अग्रवाल ने इस बेरोजगारी को पहले नंबर का दुश्मन कहा है। बेरोजगारी से आशय होता है कि किसी व्यवसाय में काम न करने से जो व्यक्ति संलग्न होते हैं वो शारीरिक और मन से स्वस्थ तो होते हैं, उनमें काम करने की इच्छा भी होती है, परंतु रोजगार पाने में वो असमर्थ होते हैं। फ्लोरेंस जो विद्वान है उनका मत है बेरोजगारी व्यक्ति की उस निष्क्रियता से है जो कार्य करने के योग्य है, इच्छुक है, मगर कार्य नहीं मिल पाता है। अब हम जो ग्रामीण जो बेरोजगारी है, इस ग्रामीण बेरोजगारी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी से आशय होता है कि ग्रामीण जो जनजीवन है, इस ग्रामीण जनजीवन में निष्क्रियता, भूख, निम्न जीवन स्तर आदि जो है वह इसी बेरोजगारी के कारण पनपती है। ग्रामीण जो बेरोजगारी है वह सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में हमारे समाज में देखने के लिए मिलती है। भारतीय जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि लगभग 80% जो आबादी है वो आज गांव में निवास करती है। गांव में जो रोजगार होता है वो मौसमी होता है। किसान जो है वो केवल रबी और खरीफ के समय ही काम करता है, बाकी समय पर वो व्यक्ति जो है वह बेकार हो जाता है। इसके प्रोफेसर थॉमस जो है उन्होंने ये माना है कि भारतीय जो कृषक है वो केवल 5 महीने कार्य करता है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का मानना है कि भारत में कृषक केवल 200 दिन ही कार्य करता है। रॉयल कृषि आयोग के अनुसार भारत के गांव में कृषक 6 माह बेकार रहता है। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कृषि द्वारा व्यक्ति की आय जो होती है वो अन्य व्यवसायों की तुलना में 2.5 गुना कम होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो कृषि है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। इसके अलावा कई कारण और हैं जो ग्रामीण जो कृषक हैं या ग्रामीण जो समाज है वहाँ पे हमको देखने की मिलता है, जिसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें जो कारण है वो है जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता जो है वो ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि गांव के जो लोग अभी भी जो है उनको मानसिकता ये है कि कृषि के कार्य के लिए अधिक से अधिक लोग हमको लगेंगे और वह परिवार नियोजन पर कोई ध्यान नहीं देते और वहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ये भी एक कारण है। दूसरा जो है वह है खेतों का विभाजन। जो खेत होते हैं बच्चे उनके अधिक होते हैं और वो फिर छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने के बाद वो कई पीढ़ी के बाद
वो खेत का हिस्सा बहुत कम मिलता है, जिससे उस परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता है। अगला तीसरा है भूमि का सीमित होना। वर्तमान समय में जो औद्योगिकरण है और नगरीकरण है, इसके द्वारा बहुत सारे जो कृषि योग्य जो भूमि थी वो अधिग्रहण के आधार पर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। व्यक्ति जो है वो अपने रहने के लिए मकानों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भूमि जो है वो बहुत अधिक सीमित होती जा रही है। अगला जो कारण है वह है अवैज्ञानिक एवं प्राचीन कृषि पद्धति। अभी भी ग्रामीण परिवेश में जो परंपरागत कृषि के जो कार्य होते थे, पद्धतियां होती थी, व्यक्ति उसी के अनुसार वह कार्य करता है, जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है और वह अपने उसी आधार पर परिवार का भरण पोषण करता है और एक गरीबी की कगार पर आता है। अगला जो है वह है कृषि का वर्षा पर आधारित होना। आज हमारा जो देश है वो इतना विकास कर चुका है, इसके बावजूद भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर के नहरों का, बांधों का, उनके द्वारा पानी जो है वह साधन सिंचाई का उपलब्ध नहीं हो पाता। बारिश पर ही वो जो कृषक होते हैं वह निर्भर होते हैं और यदि बारिश अधिक हुई तो फसल का नुकसान होता है, बारिश कम हुई तो फिर वहाँ पे भी उनको इस प्रकार की प्राकृतिक जो आपदा होती है, उन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अगला है कुटीर उद्योगों का पतन। पहले व्यक्ति जो है वह अपने कृषि के कार्य के साथ साथ कुछ न कुछ अपना कुटीर उद्योग भी संचालित करता था, मगर धीरे धीरे अब कुटीर उद्योग जो है वह पतन की ओर चले गए हैं, उनका ह्रास हो गया है, जिसके कारण उनकी आमदनी भी काफी हद तक के कम हो गई है। अगला है विशाल उद्योग धंधों का विकास न होना। जहां एक ओर कुटीर उद्योग का तो पतन हो रहा है, मगर दूसरी ओर विशाल उद्योगों का निर्माण नहीं हो पाने से व्यक्ति जो है वह बेरोजगार हो जा रहे हैं। अगला है नगरीकरण। नगरीकरण जो है वो व्यक्ति को, लोगों को, गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और गांव का जो व्यक्ति है वह अपने खेती किसानी को छोड़ करके, उसके मन में यह भाव होता है कि खेती किसानी का काम तो बहुत छोटा काम है, इसको नहीं करना चाहिए, और वो गांव की ओर, गांव को छोड़ करके वह शहरों की ओर पलायन करता है और जहाँ पे वह दक्ष न होने के कारण उसको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। अगला है शहरी शिक्षा का कुप्रभाव। गाँव में भी आजकल स्कूल, कॉलेज खुलने लगे हैं और वहाँ पे व्यक्ति जो है वह शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा भी यदि शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह शारीरिक श्रम करना अपना तौहीन समझता है और वह कृषि के कार्य में किसी भी प्रकार से संलग्न होना नहीं चाहता है। ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। अगला है मशीनों का उपयोग। जो ग्रामीण जो कृषक होते हैं वो मशीनरी जो चीज है, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई या अन्य जो चीजें हैं या उससे कटाई, इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों के लिए उनको घंटे के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है और इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि वह उन मशीनों के लिए घंटों के हिसाब से भुगतान कर सके। अगला है ग्रामीण सामाजिक विघटन। ग्रामीण सामाजिक विघटन से यहाँ पे जो आशय है वो ये है कि जो ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पे पहले सामुदायिकता की भावना पाई जाती थी, आज वहाँ पे व्यक्ति जो है उसमें व्यक्तिवादिता की भावना पनपने लगी है और वह केवल अपने आप तक सीमित हो गया है। तो ये जो व्यक्तिवादी भावना है, ये व्यक्तिवादी भावना भी बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इसके पहले भाग में हमने ग्रामीण बेरोजगारी के कारणों को जाना। अब हम दूसरे भाग में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वह है कृषि में सुधार। आज भी हमारे जो ग्रामीण अंचल है उसमें कृषि का जो कार्य है वो परंपरागत तरीके से होता है। उस परंपरागत तरीके को छोड़ करके यदि हम वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएं तो इससे उत्पादन अधिक होगा और आय अधिक होगी और व्यक्ति के रहन सहन में सुधार होगा। दूसरा जो है वह है जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम। ग्रामीण जो अंचल है, यहाँ की अधिकांश जो महिलाएं हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं, तो उनको साक्षर करना होगा, उनको बतलाना होगा कि परिवार नियोजन की क्या महत्ता है। यदि वो परिवार नियोजन को अपनाए तो इससे जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम भी होगी और कुछ हद तक के बेरोजगारी जो है वह कम होगी। अगला जो है वो है कुटीर उद्योगों का विकास। आज ग्रामीण अंचल में फिर से हमको उसी ओर जाना होगा जहाँ पहले कुटीर उद्योग हुआ करते थे। आज केवल कृषि के आधार पर ही व्यक्ति का भरण पोषण संभव नहीं है,
कृषि के साथ साथ उसको कोई ना कोई कुटीर उद्योग को अपना करके अपनी आय में वृद्धि करनी होगी। अगला है नगरीकरण का बहिष्कार। आज जो ग्रामीण अंचल के युवा है या प्रौढ़ है या महिलाएं हैं, उनका नगरों की ओर एक आकर्षण होता है। उनको लगता है कि नगर में जाएंगे सहज उनको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। मगर नगरों में भी ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में दक्ष होता है, किसी क्षेत्र में उसको डिग्री मिलती है, किसी क्षेत्र में उसको योग्यता होती है कि वही व्यक्ति को रोजगार मिलता है, सभी व्यक्ति रोजगार नहीं पाते हैं। वहाँ पे वो आते हैं तो वो कुछ समय तो उनको रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद वह बेकार हो जाते हैं और इसके बाद पुनः फिर वो अपने गाँव की ओर पलायन करते हैं। तो जो नगरीकरण का जो मोह है, नगरों का जो मोह है, यदि वो अपना कम कर दें और गांव में जो कृषि का कार्य है इसको अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करके उसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उनकी आय में वृद्धि होगी। अगला है सार्वजनिक निर्माण कार्य। जो गांव में या विभिन्न क्षेत्रों में जो सार्वजनिक निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कि उसमें स्कूल है या रोड का कार्य है या भवन के अन्य कार्य हैं, इसमें आजकल जो मनरेगा अनेक जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, तो इस प्रकार का यदि निर्माण कार्य लगातार चलता रहेगा तो गांव के लोगों को लगातार रोजगार मिलता रहेगा। अगला है उपयुक्त शिक्षा। उपयुक्त शिक्षा का यहाँ पे जो आशय है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसको रोजगार से जोड़ करके देखा जाए, रोजगार ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसको आगे जा करके कोई ना कोई रोजगार प्राप्त हो। और इसमें अब बहुत सारे जो विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, खासतौर पे कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो इस ओर बढ़ रहा है और वहाँ पे इनकी संख्या बढ़ रही है और वो कृषि के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, नई जो तकनीक है, नए जो बीज है, उनको ग्रामीणों को वो उपलब्ध करा रहे हैं और उससे अधिक उत्पादन हो पा रहा है। अगला है पंचायतों का पुनर्गठन। जब अंग्रेजी शासन काल आया था तो पंचायतों का ह्रास हो गया था, पतन हो गया था। अब पुनः पंचायतों का पुनर्गठन किया जाए तो जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इस बेरोजगारी की समस्या से निदान पाया जा सकता है। इसके संदर्भ में महात्मा गांधी ने खादी और जो ग्रामोद्योग है इसकी इन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसकी यदि हम पुनः स्थापना करें तो ग्रामोद्योगों की, तो निश्चित तौर पर गांव की जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है। और उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा है, इस बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था और उनका कहना था कि बुनियादी शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। अब हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी की जो समस्या है इसको किस तरह से हल किया जा सके। कुछ सुझाव हैं जिनके द्वारा हम बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक के हल कर सकते हैं। पहला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय समितियों द्वारा योजनाएं। इसके अंतर्गत ए जो है वो है यांत्रिक सहायता। यांत्रिक सहायता से यहाँ पे आशय है कि जो गांव के जो कृषक हैं, यदि उनको विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं उनको बहुत कम कीमत पर सहायता के तौर पर दी जाए और किसी प्रकार से ब्याज की दर भी कम हो, तो शायद वह यंत्रों का ज़्यादा उपयोग करे और उत्पादन अधिक कर सकते हैं। दूसरा जो है वह ऋण और सहायता। जो कृषक है, जो ग्रामीण, उसको यदि बीज के लिए, खाद के लिए या अन्य आवश्यकता, जो भी कृषि के कार्य से संबंधित जो आवश्यकता है, इसके लिए यदि उनको बहुत कम कीमत पर ऋण दिया जाए तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है और बेरोजगारी काफ़ी हद तक के कम की जा सकती है। अगला है व्यापारिक सहायता। यहाँ पे व्यापारिक सहायता से आशय यह है कि कृषि का कार्य को बहुत से जो लोग हैं वो एक व्यापार के रूप में ले रहे हैं। फल है, सब्जी है, इनका उत्पादन कर रहे हैं, मगर इस व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए उनके पास जो साधन होते हैं वो कम होते हैं। तो इसको एक जगह से दूसरे जगह इसको यदि हम अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर भी यदि ले जाएं तो शायद उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। अगला जो दूसरा जो है वो है योजना आयोग द्वारा प्रदत्त प्रयत्न जो किया जा रहा है। इसमें ए है व्यक्तियों एवं समूहों को विशेष आर्थिक सहायता। जो भी व्यक्ति इसके लिए सहायता प्राप्त करना चाहता है उसको शासन जो है वो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित करे और उनको बिना किसी असुविधा के सरलता पूर्वक उनको सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अगला है औद्योगिक शिक्षा का प्रसार। केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वह किसी न किसी प्रकार के रोजगार में संलग्न हो सके,
किसी उद्योग में जाकर के कार्य कर सके, और कृषि के क्षेत्र में भी वो किसी न किसी प्रकार के उद्योगों को, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि वो कृषि का कार्य कर रहा है तो वहाँ पे आसपास कोई छोटा सा राइस मिल बनाए और उसके आधार पर वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। और राइस मिल बनाने से वह केवल व्यक्ति जो है वह अपनी तो आर्थिक स्थिति सुधारता ही है, साथ ही साथ आसपास गांव में जो रहने वाले जो बेरोजगार है उनको वहाँ पे ही रोजगार सुलभ हो सकता है। अगला है कुटीर उद्योगों की स्थापना। पुनः इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि फिर से हमको वही लौटना पड़ेगा। पहले जो कुटीर उद्योग थे, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपने घर में, गांव ग्रामीण जो अंचल है वहाँ पे महिलाएं भी जो है वो जैसे सूपा है, टुकनी है, अन्य प्रकार के कार्यों को करती थी और अपने धन में सहयोग प्रदान करती थी, जो धन का है उसका अर्जन करती थी और उनकी स्थिति में काफी हद तक के लाभ पहुँचता था। अगला है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में शासन ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो संचालित किए हुए हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति की आयु क्या है, वो जिस भी आयु का व्यक्ति है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा उसकी अज्ञानता कम होगी और वो फिर विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचेगा, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की यांत्रिक सुविधाओं के बारे में हो। अगला है राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को विकसित करना। राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा है इसका यहाँ पे आशा है कि जो भी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के माध्यम से यहाँ के लोग जो व्यक्ति बना रहे हैं, उसको केवल अपने राष्ट्र तक ही नहीं बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको पहुँचाना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो बस्तर जो अंचल है, यहाँ के जो ग्रामीण जो व्यक्ति हैं वो काष्ठ की लकड़ी पर बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं, तो उसको केवल अपने ही राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर भी उसको पहुंचा करके उससे धन प्राप्त किया जा सकता है। अगला है यातायात के साधनों को विकसित करना। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे न तो ठीक से सड़कें हैं, बस चलने की बात या ट्रेन चलने की बात तो बहुत दूर है, और वहाँ के लोग जो उत्पादन करते हैं तो वहाँ उसी क्षेत्र में उसकी उतनी अधिक खपत नहीं होती है और जितना वो उत्पादन करते हैं वह फिर बहुत सारी चीज़ें उनकी बेकार हो जाती है। आए दिन पेपर में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जशपुर या अन्य एरिया में इतना अधिक टमाटर हुआ कि लोग जितना उसमें लगाए थे अपना धन उतना भी उनको प्राप्त नहीं हुआ और ट्रक जो टमाटर है वह सड़कों पर उनको फैलाना पड़ा क्योंकि वह सड़ने की कगार पर था। अगला जो है वो है निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था। जो व्यक्ति एक श्रमिक के रूप कार्य करता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह जितना उसको रोजी मिल रहा है 200 रुपये 250 रुपये वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करे, घर किराए पर भी ले। तो जो बहुत निम्न आय वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जहाँ पे वह रोजगार कर रहे हैं, यदि वहाँ पे ही उनको मकान बना करके आवास की व्यवस्था की जाए तो कुछ हद तक के आप देखते हैं कि उनको आर्थिक रूप से जो बोझ है वह कम हो जाता है। अगला है इसमें शरणार्थियों के लिए विशेष अनुदान। जो बाहर से जो शरणार्थी आते हैं यदि शासन के द्वारा उनको अनुदान प्रदान किया जाए, क्योंकि अब वो हमारे देश का एक हिस्सा हो गए हैं और हमारे देश में बेरोजगारी में उनकी भी एक गिनती होती है, तो उनको भी कोई विशेष प्रकार का पैकेज प्रदान किया जाए। अगला है विद्युत शक्ति को विकसित करना। अब बहुत सारी ऐसी तकनीक डेवलप हो चुकी है, बहुत सारी ऐसी तकनीक आ चुकी है जिसमें पानी के द्वारा भी विद्युत जल उत्पादन किया जाता है। तो इस आधार पर भी जो वहाँ पे लोग यदि कार्य करने के लिए लगेंगे, संलग्न होंगे कार्य के लिए, तो जो बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। अगला है कार्य और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। शासन को समय समय पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कार्य से संबंधित शिविरों का आयोजन किया जाए, जहाँ पे जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए इच्छुक हो, जिसकी उसकी इच्छा हो, वहाँ पे उस शिविर में उसको प्रशिक्षित किया जाए ताकि आगे जाकर के वह उस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का अपना छोटा मोटा रोजगार प्राप्त कर सके। अगला है व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इसके पहले भी हमने चर्चा की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने इसी व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था और उनका यह मत था कि इस शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। अगला और अंतिम जो है वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन करने से आशय यह है कि विभिन्न प्रकार से जो शासन योजनाएं संचालित करती है, विभिन्न प्रकार के पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो फंड्स होते हैं उसको इस प्रकार से नियोजित किया जाए
कि जो ग्रामीण अंचल के जो बेरोजगार लोग हैं उनको किस प्रकार से हम रोजगार में संलग्न कर सके, उनको किस प्रकार से हम सुविधाएं प्रदान कर सके। तो जो योजनाएं संचालित होती है तो उनके लिए भी किसी न किसी प्रकार का इसमें फंड होना चाहिए। तो आज हमने जो ग्रामीण जो बेरोजगारी है इसको हमने कारणों को जाना, उसके कम करने के उपायों को समझा और कुछ सुझावों के बारे में हमने चर्चा की। जो आज हमने ये व्याख्यान प्रस्तुत किया है उसके लिए कुछ संदर्भ जो पुस्तकें हैं जिसका उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, जिसके लिए मैंने भारत में ग्रामीण समाज डॉक्टर DS बघेल, ग्रामीण समाजशास्त्र डॉक्टर संजीव महाजन, ग्रामीण समाजशास्त्र RK रस्तोगी और इसके अलावा मैंने जो दैनिक भास्कर और नवभारत समाचार जो पत्र आते हैं उसमें जो लेख आते हैं उसका प्रयोग किया और नेट जो है इसका माध्यम मैंने लिया। इसमें से कुछ आंकड़े लिए, कुछ चीज़ें ली, कुछ तथ्य लिया और आपके सामने यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर यह व्याख्यान आपको रुचिकर लगा होगा और अगले बार फिर किसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद।